नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पूर्व कृषि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रामेश्वर डूडी के परिवार से की मुलाकात। बीकानेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीकानेर में 3000 किलो खींचिए जब्त, 1300 किलो मावा नष्ट। त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की कार्रवाई। छिंदवाड़ा की दर्दनाक घटना पर रतलाम कांग्रेस का आक्रोश। पिपलोदा में कैंडल मार्च निकालकर एफआईआर की मांग। रतलाम में संघ शताब्दी सभागार का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हुए शामिल। उदयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। मानवखेड़ा में राजघराना होटल किया सील। उदयपुर के विकास प्राधिकरण के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी। सीज की गई दुकानों को लेकर व्यापारियों में रोष। सांसद राजकुमार रोत को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस ने की संयुक्त रूप से कार्रवाई। सेमारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला के शव के साथ अमानवीय घटना। चूहों ने कुतरा शव, अनदेखी से कीड़े भी पड़ गए। बीकानेर में प्रधानमंत्री की किसानों के लिए राहत घोषणा का इंतजार। किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए की घोषणा का अनुमान। कानून और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल बीकानेर पहुंचे। कहा, भाजपा के राज में अपराधों में आई है कमी। मां ने 2 बेटों और 2 बेटियों सहित किया सामूहिक सुसाइड। फ्लैट में मिले 5 सड़े हुए शव। पति से अनबन के चलते हुई यह घटना। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर आने पर चौधरी ने सबसे पहले कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को इस संकट की घड़ी में ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। दूसरी ओर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैलाश चौधरी ने दिवंगत रामेश्वर डूडी को याद करते हुए कहा कि रामेश्वर डूडी नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। वह चाहे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर काम किया। चौधरी ने आगे कहा कि रामेश्वर डूडी ने किसानों के हित के मुद्दे हमेशा उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी डूडी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। रामेश्वर जी डूडी किसानों के नेता थे और वो हमेशा पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करते थे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिए बहुत सिद्धि हुई है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वास्तव में उनके परिवार को भी संपन्न मिले। वो आज इसका सती हुई प्रदेश में मेरे साथ, तो उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में थे, तो विधानसभा के अंदर वो हमेशा इस प्रकार की राजनीति करते थे कि उनको कभी वो दोनों को साथ लेके चलने वाले विपक्ष के नेता होते हुए भी हमेशा साथ लेके चलने की राजनीति करते थे। निश्चित रूप से आज उनकी कमी है और उनकी आत्मा को हम तो यही कहेंगे शांति मिले। सर, ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ में पेड़ा हुआ या कोई विधानसभा में लोकसभा में कुछ क्या? ऐसा है कि रामेश्वर जी डूडी साहब की हर बात याद आती है क्योंकि वो विधानसभा में हमारे साथ थे और कई बार उनसे मिलना होता था तो वो यही कहते थे कि हमें राजनीति के अंदर रहते हुए विपक्ष की भूमिका में तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, सत्ता पक्ष में तो सत्ता की भूमिका निभानी है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। और उनके कई ऐसे किस्से हैं जिनको याद करते हैं तो आज वास्तव में वो एक प्रेरणा भी है। उनके जो शब्द है वो बात करते हैं, वो बहुत ही हंसमुख थे और हमेशा वो पॉजिटिव बात करते थे और एक तरह से उनके ऐसे है कि आज भी चेहरा उनके सामने आता है। वास्तव में उनकी बातें बहुत है। जो एक बात को मैं हो तो बताएं, क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे और एक तरह से वो हमेशा बातचीत उनसे होती थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर है इतने समय तक वो जिस प्रकार से कोमा के अंदर भी रहे और वास्तव में वो जो देखते हैं तो ऐसा भगवान
पता नहीं क्यों ऐसा किया, लेकिन निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो इसका हम सबको दुख है। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देश अनुसार दीपावली के मद्देनजर 6 से 19 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध ने बताया कि जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मेसर्स एस एंटरप्राइजेस करनी इंडस्ट्रियल एरिया में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की। फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान सादा एवं रंगीन बनाए हुए खींचिए प्लास्टिक के कट्टों में रखे थे। मौके पर 4 नमूने लिए गए तथा 120 कट्टों में रखे 3000 किलोग्राम खींचिए सीज किए गए। खाद्य कार्यकर्ताओं को खींचियों में 100 ppm से अधिक कलर इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया और साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया गया। फलोदी से आ रही पिकअप में मावा जब्त किया गया। इसी तरह फलोदी से आ रही पिकअप से मावा भी जब्त किया गया। 2 दिन चली इस कार्रवाई में 7 नमूने लिए गए तथा शेष 1330 किलोग्राम मावे को मालिक के नहीं आने तथा गुणवत्ता में कमी के मद्देनजर उसे आबादी से दूर जनहित में नष्ट करवाया गया। लिए गए नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा और जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार तथा राकेश गोदारा शामिल रहे। राजस्थान सरकार द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत डॉक्टर टी सुबुंगला फूड कमिश्नर तथा CMHO श्री पुखराज साध के निर्देशों में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हमारी टीम बीकानेर के करनी नगर औद्योगिक एरिया में कार्रवाई करने हेतु पहुंची। यहाँ पे एक एस एंटरप्राइजेज नाम की फर्म है जिस पे फ्राइम्स का निर्माण किया जा रहा है। ये फ्राइम प्रथम देखते ही महसूस हो रहा है कि इसमें अत्यधिक कलर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र 3000 किलो के आसपास फ्राइम को सीज करके 4 नमूने लिए गए हैं। लैब रिपोर्ट आने पर नियमानुसार इस फर्म पे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले सिरप से मासूम 20 बच्चों की मौत और कई बच्चों के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना को लेकर रतलाम में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के विरोध में पिपलोदा में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप राव मंडलोई एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटना प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जिस सिरप में जहरीला रसायन डाइथिलिन ग्लाइकोल मानक से 686 गुना अधिक पाया गया, उसे बिना किसी जांच रिपोर्ट के ही वितरण के लिए भेज दिया गया था। नेताओं ने मांग की कि इस पूरी लापरवाही के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल इस्तीफा देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस और किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर इस प्रकरण में FIR दर्ज कराने की भी मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जब सामाजिक संस्थाएं समाज के सहयोग से काम करती हैं तभी सामुदायिक महत्व के कई निर्माण और विकास कार्य संभव हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से ही मंदिर, शालाएं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन बने हैं जो समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रतलाम के काटजू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में नवनिर्मित संघ शताब्दी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं द्वारा की जा रही पहल और जन सहयोग अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो सनातन संस्कृति और संस्कारों के आधार पर समाज को चलाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम शक्ति नहीं संस्कारों में विश्वास करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से चलते हैं। CM ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से विश्व गुरु रहा है, जहां तक्षशिला, नालंदा और विक्रमादित्य शिला जैसे विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व को दिशा दी है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री चेतन कश्यप ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्जैन का आधुनिक विश्वकर्मा बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की नई दिशा तय हुई है और नई शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन हुआ है। कार्यक्रम में विद्या भारती मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा, विद्यालय अध्यक्ष वीरेंद्र सखलेचा और विद्या भारती मालवा प्रांत के अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने सभागार के निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं को मंच से सम्मानित भी किया। इस मौके पर
पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा और अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, गोपाल काकानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्राधिकरण की टीम ने शहर के पास मानवखेड़ा स्थित राजघराना होटल को सील किया है। प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि बिना स्वीकृति और भू उपयोग परिवर्तन किए बिना होटल का निर्माण किया गया था। इसके बाद इस होटल में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। संचालक को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने की बात कही थी, लेकिन संचालक द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस पर प्राधिकरण की टीम ने होटल को सील कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण की आयुक्त ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार शाम को सीज की गई 35 दुकानों के विरोध में आज व्यापारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरके सर्कल पर प्रदर्शन किया और उसके बाद प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने आयुक्त राहुल जैन से मुलाकात की। व्यापारियों ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 7 तारीख की शाम को नोटिस दिया गया और 8 तारीख को जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया। इतने कम समय में भी सभी ने अपना जवाब दिया। उन्होंने दुकानों के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ना बताया और कल सीज कर दी। प्रत्येक दुकान पर 3 से 4 कर्मचारी काम करते हैं। दुकानें बंद होने पर 100 परिवार का रोजगार चला गया है और इससे दीपावली का सीजन होने से व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई थी। बताया गया है कि यह दुकानें कृषि भूमि पर बनी हैं और व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई से व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने आयुक्त राहुल जैन से मुलाकात कर अपनी मांगे भी रखी। आयुक्त ने व्यापारियों की मांगों को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम गोपाल नागदा है। आरके सर्किल पर 2006 के अंदर ये रोड और सर्किल बनना प्रारंभ हुआ था। उस समय तत्कालीन जो सेक्रेटरी साहब थे उस समय जो सेक्रेटरी साहब थे पारिक साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया था सभी खाताधारकों को कि आपकी ज़मीन जो बची हुई ज़मीन जो है सड़क के अलावा वो आपको निःशुल्क कन्वर्ट करके दी जाएगी, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना रहेगा। उस समय बात की गई, लिखित में उन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद भी समय समय पर फॉलोअप किया गया और मैक्सिमम लोगों ने उसी समय 2006 और 7 के अंदर ही कन्वर्जन की फाइल लगाई थी, क्योंकि उस समय कॉमर्शियल का मैटर नहीं था, तो मैक्सिमम लोगों ने रेजिडेंशियल फाइल लगाई गई थी उस समय पे। उसके बाद कुछ लोगों ने कॉमर्शियल फाइल भी लगाई है। उसका आज तक फॉलोअप लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर। अभी वर्तमान के अंदर 7 तारीख को लेटर दिया गया, नोटिस दिया गया यूडीए की तरफ से। 8 तारीख की डेट दी गई कि 12 बजे आपको उपस्थित होना है। सिर्फ 24 घंटे भी हमें नहीं दिए गए हम अपना जवाब दे सके। फिर भी हमने जितना हो सका हमने अपने लिखित में भी हमने जवाब दिया है यहाँ पर तहसीलदार साहब को, और 10 तारीख को आके और सारी दुकानें सीज कर दी गई है। एटलीस्ट 15 दिन का कुछ समय दिया जाना चाहिए था। 35 दुकानें हैं, हर दुकान के ऊपर लगभग 4 से 5 स्टाफ रहता है। यूँ देखा जाए तो 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर पल रहे थे, उनको रोजगार मिला हुआ था, जिसके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कई दुकानदारों का सामान अंदर पड़ा हुआ है। दीपावली का सीज़न है, तो दीपावली के सीजन का अधिकतम सामान रखा गया ताकि लोगों को खाने पीने का सामान और अन्य सामान भी मिल सके। एक कलर वाले भाई साहब है, तो वो सीजन ही उनका 12 महीने में दीपावली पे ही होता है, तो सारी दुकानें बंद कर दी गई है। निवेदन किया था कि दुकानें खुलवाई जाए, तो उन्होंने बोला है, यही एक सर्कुलर दिया गया हमें कि आपको पैसा जमा करवाना है तो ही दुकानें खुलेगी, और उस दुकानों का जो चार्ज है खुलवाने के लिए वो 300 रुपये फीट के आसपास बताया जा रहा है। अगर उसको एरिया के हिसाब से काउंट करते हैं तो लाखों रुपए में होता है, जो 30 से 40 और 50 लाख रुपए दुकानों का इतना चार्ज लग जाता है। कैसे पॉसिबल किया जाए? और दुकानें कोई अवैध नहीं है, एग्रीकल्चर ज़मीन पर बनी हुई दुकानें हैं। सेट बैक छोड़ा गया है। मास्टर प्लान में ये कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल गतिविधि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर अपना सर्किल हटा दिया जाए, सड़कें हटा दी जाए, तो हम हमारे एग्रीकल्चर ज़मीन पर हम एग्रीकल्चर खेती करने के लिए भी तैयार है। आज के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दरअसल उदयपुर सर्किट हाउस में सांसद राजकुमार रोत की प्रेस वार्ता चल रही थी, जिसका एक टीवी चैनल पर लाइव किया जा रहा था। लाइव प्रसारण के दौरान आरोपी ने अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, गोली मारकर हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने जैसी बात भी उसने अपने पोस्ट में लिखी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का धन्यवाद।
उन्होंने कहा कि यह धमकी उनकी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई थी जो आदिवासियों के मुद्दों पर थी। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस धमकी देने वाले के पीछे किसी बड़े राजनीतिक शख्स का हाथ हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी ने इस मामले में भी जांच करने की मांग की। सलूमपुर जिले के सेमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ महिला के शव को कई जगह से चूहे कुतर गए और साथ ही कीड़े तक लग गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध जताया। जानकारी के अनुसार चंदोड़ा लिमड़ी की एक महिला सब्जी के खेत में दवाई छिड़काव करते समय अचानक बेहोश हो गई थी। महिला को सेमारी के CHC हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। शाम होने के कारण शव को हॉस्पिटल में ही रख दिया गया। अगले दिन जब परिजन शव लेने पहुंचे तो मृतक के शरीर के कई हिस्सों पर चूहे के काटने के गहरे निशान पाए गए। उस पर कीड़े मकोड़े भी रेंग रहे थे। घोड़ासर सरपंच राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सेमारी में CHC हॉस्पिटल में मोर्चरी नहीं है। मृतक महिला को पुरानी बिल्डिंग में रखा गया था और सभी ने प्रशासनिक लापरवाही मानी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मोर्चरी की मांग की। इस घटना के बाद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया और मोर्चरी की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। हमारी एक महिला की डेथ हो गई थी आदिवासी, तो उसको लेकर के यहाँ से हमारे हॉस्पिटल लेकर के आए। उसको दवाई छिड़काव से उसकी डेथ हो गई थी, तो मोर्चरी की अभाव की वजह से यहाँ पर डेड बॉडी को रखा, लेकिन यहाँ पर चूहों ने और कीड़ों मकोड़ों ने उसकी बॉडी को बिल्कुल ही तितर-बितर कर दिया है। इसलिए हम सभी परिजन उस हॉस्पिटल प्रशासन से बिल्कुल नाराज़ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जिला अस्पताल हमारा सलूमपुर बना हुआ है, लेकिन सीएमओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मोर्चरी को सही करवा करके और इसका कार्य मरम्मत कार्य भी करवा करके एक बार हमारी जितनी भी डेड बॉडी महीने में 3 से 4 डेड बॉडी आ जाती है इस आसपास क्षेत्र से, तो हमारे को राहत प्रदान होगा। और इन परिजनों में आज काफ़ी सारा रोष है, इसको देखते हुए इसका काम करवाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को दी जाने वाली राहत की घोषणा के लिए बीकानेर में कार्यकर्ता और नागरिक इकट्ठे हुए। श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान समृद्ध कैसे हो इसके लिए सदैव चिंतित रहते हैं और किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। विधायक सारस्वत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए की घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का कहना है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन देश में कम हो रहा है, लेकिन इसका उत्पाद बढ़े जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। विधायक सारस्वत ने कहा कि आजकल जो खेती हो रही है उसमें रसायन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि रसायन का प्रयोग कम से कम हो और जैविक खेती हो, मोटे अनाज का उत्पादन अधिक हो, इसके लिए मोदी जी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। विधायक सारस्वत ने कहा कि राजस्थान के 10 जिलों में से बीकानेर भी एक है जहां दलहन और तिलहन का उत्पादन ज़्यादा कैसे हो इसके लिए मोदी जी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी, आज किसानों के लिए कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ऑनलाइन आएंगे और धन धान्य योजना के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाली है, जो लगभग 42,000 करोड़ रुपए की है। और उसके अंदर में देश के अनेक जिले जुड़ेंगे। हमारे राजस्थान के बड़े बड़े 10 जिले हैं, उनमें हमारे बीकानेर का नाम भी है। और बीकानेर के अंदर में जैसे दलहन है, तिलहन है, जिनका उत्पादन कम हो रहा है, उनको बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों का उत्पादन होने के लिए किसान लाभान्वित कैसे हो सके, किसानों को ऐसी योजना देंगे। सौर ऊर्जा के बारे में भी देंगे, जैसे कई लोगों के खेतों के अंदर में सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं तो दिन को सिंचाई कर सके, ऐसी योजनाएं भी आएगी। और दलहन तिलहन जो हमारे देश के अंदर में ये उत्पादन कम है, ये ज़्यादा कैसे बढ़े और देश आत्मनिर्भर कैसे हो, तो इसी संदर्भ में आज मोदी जी का उद्बोधन होगा और हमारे बीकानेर जिले को लाभान्वित करेंगे। और हमारे देश राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय बचनलाल जी भी अभी उद्बोधन उनका आया था, तो उन्होंने कहा भी किसान समृद्ध कैसे हो। अगर किसान समृद्ध रहेगा तो गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धशाली कैसे बने, यही सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बचनलाल जी की है। धन्यवाद। राजस्थान सरकार के कानून और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल बीकानेर पहुंचे।
उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। पटेल ने कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना प्रदान की। पटेल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आमजन ये तय करे कि हमने मुद्दा रखा है कि 5 साल के बनिस्पत पर 1.5 साल का कार्य देखें। आरएसएस किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, वो अलग संगठन है और उसकी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का विजन है कि राष्ट्र प्रेम, अखंड भारत, उससे वो कभी विचलित नहीं होते। भाजपा के कार्यकाल में कोई नहीं कह सकता है कि सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। कांग्रेस के समय अनेक सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे। पटेल ने कहा कि डोटासरा के जाने का टाइम आ गया है। विकास के मुद्दे पर कोई भी विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े जारी हुए, उसमें बीजेपी कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधी कहीं भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम रोकते हैं। राजस्थान में अमन चैन रहेगा, फरियादियों में शांति रहेगी, अपराधियों में भय रहेगा। राज्य के घर पे जाते हैं आराम से और वहाँ पर ये तय किया जाता है कि अब कैंडिडेट कौन होगा। अब जो चर्चाएं हैं वो ये आ रही है कि वसुंधरा राजे जो है वो तय करेंगे। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, राजस्थान में या हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कैंडिडेट होता है कमल का फूल। हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कैंडिडेट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितने लिए हमारा सिद्धांत, हमारी नीति, हमारा राष्ट्र प्रेम वो नहीं होता है। राजस्थान में कैंडिडेट तय करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और अनेक लोग हैं। सब मिलकर के जनता की भावना के अनुसार, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भावना के अनुसार प्रत्याशी तय होगा। और आप विश्वास रखिए, हमारा जो प्रत्याशी तय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा और कोई भी आरोपित, भ्रष्टाचारों से आरोपित हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। और क्या अभी तक जो क्लियर नहीं कर पाई है, कहीं ना कहीं नरेश मीणा जिस तरह से मैदान में आए तो कहीं ना कहीं कुछ नामों पर हमारे नरेश मीणा जी चुनाव लड़े, प्रमोद भाया जी चुनाव लड़े, इस आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं विकास के मुद्दे पर। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर। हम चुनाव लड़ते हैं हमारा जो विजन है। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए उस आधार पर। और इस बार जबरदस्ती कांग्रेस ने अंता के उपचुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच में रखा है। जैसा जो उन्होंने प्रत्याशी जल्दबाजी में तय किया, जिनके ऊपर स्वयं कांग्रेस के उनके तत्कालीन समय में से साथी मंत्रियों ने, आप कल्पना कीजिए, साथी मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने, जिसमें नूरपुर से जो अभी स्वर्गवासी है माननीय मंत्री जी, उन्होंने आरोप लगाए, नरेश मीणा जी ने आरोप लगाए, राजेंद्र सिंह जी गुडा ने आरोप लगाए और इतने गंभीर आरोप लगाए। और कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी अपना प्रत्याशी भ्रष्टाचारों से आरोपित, जिनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कोई राजनीतिक द्वेष भावना से आरोप लगा रहे, जिनके कोर्ट में चल रहे हैं और उनके विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों को समाप्त करने के लिए वो स्वयं प्रमोद जी भैया कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा नहीं, मुकदमे चलेंगे। तो ऐसे आरोपी को अगर आपने प्रत्याशी बनाया है तो अंता की जवाल, अंता की जनता सवाल अवश्य पूछेगी, वारे भया खूब खाया, वापिस क्यों आया। धन्यवाद। प्रदेश के सीकर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया। मां किरण ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ एक फ्लैट में जहर खाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार महिला किरण पति से अनबन होने के कारण अपने बच्चों के साथ अनिरुद्ध रेजिडेंसी में रह रही थी। 5 लोगों के सामूहिक सुसाइड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार यह सुसाइड कुछ दिन पहले ही किया गया था, जिसके कारण शव बुरी तरह से सड़ चुके थे। फ्लैट से दुर्गंध आने पर बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि दुर्गंध के कारण पुलिस को फ्लैट में घुसने में भी कठिनाई हो रही थी। दुर्गंध को कम करने के लिए अगरबत्ती और इत्र का उपयोग किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम अंदर जा पाई। फिलहाल सामूहिक सुसाइड के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अनिरुद्ध रेजिडेंसी से सूचना मिली थी कि एक परिवार है जो उसके फ्लैट में स्मेल आ रही है, काफ़ी दिन से खुला नहीं है। जिस पर आकर चेक किया है तो यहाँ उस परिवार की डेड बॉडीज़ हैं। अभी जो है एफएसएल टीम को बुलाया गया है और कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब ने अभी इसका दौरा किया है।
कितनी बॉडी मिली है? 5 बॉडी होने का अनुमान है, अभी और देखेंगे इसमें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।